हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम गाउट तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या है। स्पॉन्डिलोलाइटिस कंडीशन में वर्टेब्रे में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो स्क्रीन पे देख सकते हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वर्टेब्रे में होने की वजह से नॉर्मल स्पाइन जो है किफोटिक स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। किफोटिक स्पाइन यानी कि जो स्पाइन है आगे की तरफ झुक जाता है, यानी कि फॉरवर्ड कर्व हो जाता है। तो स्पॉन्डिलोलाइटिस आज की वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे। स्पॉन्डिलोलाइटिस इज ए कंडीशन कॉज्ड बाय एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टेब्रे। तो स्पॉन्डिलोलाइटिस कंडीशन क्यों होता है? वर्टेब्रे में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से होता है। ये वर्टेब्रे में इन्फ्लेमेशन दो वजह से होता है मेनली। इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं स्पॉन्डिलोलाइटिस। स्पॉन्डी मीन्स वर्टेब्रे, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। वर्टेब्रे में इन्फ्लेमेशन होता है। तो हम बेसिकली हमारी जो वर्टेब्रे बोन होते हैं 33 बोन होता है, और एडल्ट के केसेस में 26 होते हैं। जैसे जैसे पर्सन एडल्ट होता है कुछ बोन वर्टेब्रे बोन फ्यूज़ होने लगते हैं और 26 से माना जाता है वर्टेब्रे बोन। तो ये देख सकते हो, वर्टेब्रे बोन जो है एक दूसरे से कार्टिलेज से अटैच हुआ होता है और एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 26 बोन है। और स्पॉन्डिलोलाइटिस के केसेस में इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है सर्कुलिक रीजन से। सर्कुलिक रीजन लंबर, ये देख सकते हो लंबार की 5 बोन है। ये लंबर के नीचे जो है कुकिक्स बोन है, और कुकिक्स के नीचे होता है सर्कुलिक हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में सर्कुलिक हिप जॉइंट के पास सर्कुलिक रीजन होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है, बाद में लंबर में स्प्रेड होता है। लंबर में स्प्रेड होने के बाद इन्फ्लेमेशन और आगे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हो जाएगा। हम यूटीआई में भी पढ़े थे। यूटीआई में इन्फेक्शन जो है पहले यूरेथ्रा में होता है और धीरे धीरे किडनी तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्पॉन्डिलोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन जो है ऊपर की तरफ स्प्रेड होगा। तो वर्टेब्रे में इन्फ्लेमेशन दो वजह से होता है। एक वर्टेब्रे दूसरे वर्टेब्रे से कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर बहुत दिन तक यानी कि लंबा दिन तक इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है, तो ये कार्टिलेज जो है डिग्रेड होने लगते हैं। कार्टिलेज गायब हो जाते हैं बोन के बीच में से, यानी कि कार्टिलेज को खा जाते हैं। और ये कार्टिलेज एक बोन को दूसरे बोन को ना टकराने के लिए होता है। तो जब ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा तो एक बोन दूसरे बोन से टकराएगा और जो स्पेस है नैरो हो जाएगा। और बोन के टिश्यू जो है, बोन के टिश्यू पे घिसने की वजह से, एक बोन दूसरे बोन से टकराने की वजह से क्या होगा, बोन टिश्यू डैमेज हो जाएगा। ये बोन टिश्यू को, डैमेज बोन टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होगा। जैसे ही न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होगा, न्यू बोन भी फॉर्मेशन हो जाएगा और दोनों तरफ बोन क्या होगा, एक्सटेंड होने लगेगा। कार्टिलेज तो ख़त्म हो चुका है, दोनों तरफ बोन एक्सटेंड हो जाएगा और एक बोन दूसरे बोन से फ्यूज़ हो जाएगा। नॉर्मली स्पाइन में जो वर्टेब्रे जॉइंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। हम इजीली मूव कर सकते हैं, बेंड हो सकते हैं इजीली। लेकिन स्पॉन्डिलोलाइटिस केसेस में स्पाइन जो है पूरा रिजिड हो जाता है, टाइट हो जाता है। हम बेंड होने में भी डिफ़िकल्टी फील होता है। और सीवियर केसेस में अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, तो वर्टेब्रे में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये जो स्पाइन है, स्पाइन के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है, मतलब कि फॉरवर्ड कर्व बन जाता है। ऐसे फॉरवर्ड कर्व बन जाएगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, और आसानी से हम झुक नहीं सकते। इसलिए बॉडी पोस्चर को हमेशा मेंटेन रखना है। तो स्पॉन्डिलोलाइटिस इज ए कंडीशन कॉज्ड बाय एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टेब्रे एंड द स्ट्रक्चर अराउंड द स्पाइन। तो स्पॉन्डिलोलाइटिस कंडीशन में क्या होता है, वर्टेब्रे बोन में इन्फ्लेमेशन होता है एंड स्ट्रक्चर अराउंड द स्पाइन। जो वर्टेब्रे बोन मिलकर स्पाइन बनाता है, यानी कि एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अराउंड जो मसल होता है, ये मसल भी टाइट हो जाता है। स्पॉन्डिलोलाइटिस केसेस में ये वर्टेब्रे के अराउंड जो मसल होते हैं,
यानी कि स्पाइन के अराउंड जो मसल होते हैं मसल टाइट हो जाते हैं। व्हेन द वर्टिब्रल जॉइंट बिकम इन्फ्लेम्ड द वर्टिब्रम में ग्रो। जब वर्टिब्रल जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो वर्टिब्रे बोन जो है ग्रो होने लगता है और एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, लीडिंग टू रिजिड स्पाइन, जिसकी वजह से क्या होता है स्पाइन जो है रिजिड हो जाता है। नॉर्मली स्पाइन में जो वर्टिब्रे जॉइंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, हम आसानी से मूव कर सकते हैं, हम आसानी से बेंड हो सकते हैं। लेकिन स्पॉन्डिलोलिटिस केसेस में स्पाइन टाइट हो जाता है, स्पाइन के जो जॉइंट होते हैं वर्टिब्रे के जो जॉइंट होते हैं रिजिड हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है। तो ये टाइटनेस इसलिए आते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कार्टिलेज डिग्रेड हो जाता है और कार्टिलेज डिग्रेड होने की वजह से बोन ग्रो होने लगता है। द पेन में नॉट बी फेल्ट इनिशियली। तो स्पॉन्डिलाइटिस के इनिशियल केस में अगर किसी पर्सन का स्पॉन्डिलाइटिस हो इनिशियल केसेस में सिम्टम्स कुछ नहीं होगा, बट ग्रेजुअली बिकम्स वर्सन इज द कंडीशन प्रोग्रेस। जैसे ही कंडीशन प्रोग्रेस होगा यानी कि स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन आगे बढ़ेगा, कंडीशन ज़्यादा वर्सनिंग कंडीशन में जाएगा तो ग्रेजुअली पेन भी इंक्रीज होगा। यूजुअली इट स्टार्ट्स इन द लोअर बैक। ये स्टार्ट्स होता है लोअर बैक के प्रोसीडिंग अपवर्ड टवर्ड्स द स्पाइन एंड लीडिंग टू ए क्रॉनिक बैक एक। यूजुअली जो स्पॉन्डिलाइटिस है लोअर बैक से स्टार्ट होते हैं। मैं बोली थी कि लुम्बार के नीचे क्या होता है कोक्सिस बोन होता है, कोक्सिस के नीचे सर्कोलिक रीजन होता है, सर्कोलिक रीजन में इन्फ्लेमेशन होता है ना, और ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड होता है। तो लोअर बैक में पहले इन्फ्लेमेशन होता है और ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्प्रेड हो जाता है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन होगा वैसे क्या होगा क्रोनिक बैक पेन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब अभी हम एटियोलॉजी देख रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं जेनेटिक। HLA-B27 पॉजिटिव, अगर किसी पर्सन के जीन में HLA-B27 पॉजिटिव है तो स्पॉन्डिलाइटिस होगा। तो डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। कहाँ होता है HLA-B27? हमारी बॉडी के हर एक सेल में क्या होते हैं DNA होते हैं और ये DNA में एक फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, नॉर्मल सेगमेंट नहीं है फंक्शनल सेगमेंट। इस फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोला जाता है जीन बोला जाता है। जीन क्या करता है बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो जीन में क्या होते हैं HLA-B27 स्पेसिफिक मार्कर। HLA-B27 एक स्पेसिफिक मार्कर है। अगर किसी पर्सन में HLA-B27 स्पेसिफिक मार्कर जीन में प्रेजेंट है तो इस पर्सन का स्पॉन्डिलाइटिस होगा और ये जेनेटिकली होता है। बॉडी अटैक्स इट्स ओन स्पाइनल जॉइंट। हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है अगर वर्टिब्रल जॉइंट में जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू के अगेंस्ट अटैक कर देता है, ओवर रिएक्ट कर देता है तो क्या होता है स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इन्फेक्शन ट्रिगर्ड बाय क्लेब्सिला क्लाइमेडिया। ये इन्फेक्शन जो होता है क्लेब्सिला बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्लाइमेडिया बैक्टीरिया की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस से भी होता है। मेन कॉजेज जो है स्पॉन्डिलाइटिस का ऑटो इम्यूनो यानी कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है एबनॉर्मल रेस्पॉन्स करने की वजह से होता है जॉइंट के अगेंस्ट यानी कि वर्टिब्रल जॉइंट के अगेंस्ट। और जेनेटिक कॉजेस लाइक HLA-B27 अगर किसी पर्सन के जीन में HLA-B27 पॉजिटिव है तो स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो ये दो मेन कॉजेस है, ऑटो इम्यूनिक कॉजेस है, जेनेटिक। ये क्या होता है अगर पेरेंट्स के जीन में HLA-B27 पॉजिटिव है तो चिल्ड्रन में भी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। क्लिनिकल सिम्टम्स में देखेंगे कि पेशेंट का सिम्टम्स क्या होते हैं स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट का। क्रोनिक लो बैक पेन जो है लंबा दिन तक चल रहा होता है, बहुत दिन से लो बैक पेन करेगा उस पर्सन का लो बैक पेन होगा क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस जो है बैक की लो पार्ट से स्टार्ट होता है यानी कि सर्कुलिक रीजन से स्टार्ट होता है। स्टिफनेस इन द स्पाइनल एंड हिप्स। स्पाइन एंड हिप्स जो है इसमें क्या होगा स्टिफनेस आ जाएगा। स्पाइन यानी कि इजीली बेंड नहीं हो पाएगा और हिप की जॉइंट में क्या होगा स्टिफनेस आ जाएगा यानी कि इजीली मूव नहीं कर पाएगा। किफसोसिस
बेंट पोस्चर। किप्सोसिस में क्या होता है, बेंट पोस्चर हो जाता है, यानी कि जो स्पाइन होता है, स्पाइन आगे की तरफ झुक जाते हैं, फॉरवर्ड कर्व बन जाते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन बहुत दिन तक चल रहा होता है तो ये स्पाइन जो है स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, स्पाइन के स्ट्रक्चर। और यूवेटिस भी होता है। सिम्टम्स में क्या देखा गया, यूवेटिस, आई इन्वॉल्वमेंट यूवेटिस। यूवेटिस में क्या होता है, मिडिल लेयर जो है आई की मिडिल लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्योंकि जो वर्टेब्रे जो स्पाइन होता है हमारा, स्पाइन के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से अटैच होता है, तो आई में जाहिर सी बात है आई में भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आई भी हमारा हेड के रीजन पर है, तो इन्फ्लेमेशन यूवेटिस में यानी कि आई के मिडिल लेयर में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। रिड्यूस चेस्ट एक्सपांशन। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, चेस्ट क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, और हम जब ब्रीद आउट करते हैं चेस्ट फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन स्पॉन्डोलाइटिस केसेस में क्या होता है, स्पाइन रिजिड होने की वजह से चेस्ट जो है इतना एक्सपांड नहीं कर पाता, रिड्यूस हो जाते हैं, एक्सपांशन, चेस्ट के एक्सपांशन रिड्यूस हो जाते हैं। एक गहरी सांस लो तो पता चल जाएगा, फील होगा कि क्यों चेस्ट एक्सपांशन कम होता है। चेस्ट एक्सपेंशन इसलिए कम होता है कि स्पाइन जो है रिजिड होने की वजह से होता है। स्पाइन नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है, स्पाइन की जो वर्टिब्रल जॉइंट होता है ये नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन स्पॉन्डोलाइटिस केसेस में स्पाइन रिजिड होने की वजह से एक्सपांशन इतना नहीं होता, चेस्ट के एक्सपांशन। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्पॉन्डोलाइटिस। स्पॉन्डोलाइटिस होता कैसे है अब देखेंगे। जेनेटिक फैक्टर की वजह से होते हैं, यानी कि अगर किसी पर्सन के जीन में HLA-B27 पॉजिटिव है, इससे होगा, इससे स्पॉन्डोलाइटिस होगा। ट्रिगर्स एबनॉर्मल इम्यूनो रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी की जो इम्यूनो रेस्पॉन्स है अगर एबनॉर्मली ट्रिगर करते हैं वर्टिब्रल जॉइंट के अगेंस्ट, वर्टिब्रल जॉइंट में जो टिश्यू होता है टिश्यू के अगेंस्ट अगर अटैक करता है तो जेनेटिक फैक्टर या फिर ट्रिगर एबनॉर्मल इम्यूनो रेस्पॉन्स करेगा वर्टिब्रल जॉइंट के अगेंस्ट। द इम्यूनो सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स द जॉइंट। तो इम्यूनो सिस्टम क्या होगा, मिस्टेकली अटैक करेगा जॉइंट में, स्पाइन में जो वर्टिब्रल जॉइंट होता है वर्टिब्रल जॉइंट के टिश्यू में। तो स्पाइन में जो वर्टिब्रल जॉइंट होता है, इस वर्टिब्रल जॉइंट में जो टिश्यू होता है इसमें मिस्टेकली अटैक कर देगा, मिस्टेकली आइडेंटिफाई करेगा टिश्यू में कि एक फॉरेन सब्सटेंस है, और एक सर्कुलर रीजन में क्या होगा, अटैक होगा, लीडिंग टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इससे क्या इन्फ्लामेशन हो जाता है। इम्यूनो सिस्टम मिस्टेकली अटैक करेगा कौन से जॉइंट पर, स्पाइन की जॉइंट पर एंड सर्कुलर रीजन पर। जो स्पाइन जॉइंट के नीचे हिप जॉइंट के पास सर्कुलर रीजन होता है, सर्कुलर रीजन पे मिस्टेकली अटैक कर देगा, जिससे वजह से इन्फ्लामेशन होगा। जेनेटिक फैक्टर HLA-B27 या फिर हमारे बॉडी के जो इम्यूनो सेल से एबनॉर्मली रिस्पॉन्स कर रहा है वर्टिब्रल जॉइंट के टिश्यू के अगेंस्ट, तो क्या होगा, इम्यूनो सिस्टम मिस्टेकली अटैक करेगा स्पाइन की जॉइंट पर एंड सर्कुलर रीजन पर, उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो पहले एसिम्प्टोमेटिक होता है स्पॉन्डोलाइटिस में, इन द लेटर स्टेज में क्या होता है, पेन होता है। जैसे जैसे इन्फ्लामेशन इंक्रीज होगा पेन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। दिस इन्फ्लामेशन ग्रेजुअली causes destruction of the cartilage and joint tissue। ये इन्फ्लामेशन जैसे ही इंक्रीज होगा कार्टिलेज डिग्रेड होने लगेगा, एंड कार्टिलेज जो है वर्टिब्रल जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है एंड जॉइंट के जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू इन्फ्लामेशन होने की वजह से डिग्रेड होने लगता है। यानी कि जब डिग्रेड हो जाएगा तब जॉइंट की स्पेस नैरोइंग हो जाएगा और एक बोन दूसरे बोन से टकराने लगेगा, विच द बॉडीज ट्राइज टू रिपेयर बाय फॉर्मिंग न्यू बोन। जब बोन टकराएगा एक दूसरे से तो बोन टिश्यू डैमेज हो जाता है, उस डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देख सकते हो बोन के बीच जो है कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज इसलिए होता है ताकि एक बोन दूसरे बोन से न टकराए,
जब कार्टिलेज गायब हो जाता है, कार्टिलेज को खाया जाता है, तो एक बोन दूसरे बोन के पास आ जाता है, स्पेस नैरो हो जाता है और बोन की जो टिश्यू होता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और डैमेज्ड टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ये न्यू टिश्यू, जैसे न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होगा यानी कि न्यू बोन भी फॉर्मेशन होगा। ये न्यू बोन दोनों तरफ से फॉर्मेशन होगा और एक बोन दूसरे बोन से फ्यूज हो जाएगा और बोन क्या होगा, बोन की जॉइंट रिजिड हो जाएगा। तो हम आसानी से मूव नहीं कर सकते, डिफ़िकल्टी होगा इससे। तो ये कार्टिलेज जो है पहले गायब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, बाद में बोन टिश्यू जो है न्यू बोन टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ओवर टाइम न्यू बोन फॉर्मेशन लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रे। तो ओवर टाइम के साथ क्या होगा, न्यू बोन फॉर्मेशन होगा, क्योंकि न्यू बोन इसलिए फॉर्मेशन होता है, जो टिश्यू डैमेज हो चुका है, इस डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, न्यू बोन टिश्यू फॉर्मेशन होता है। लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रे, जो वर्टेब्रे की बोन एक्सटेंड हो जाएगा और एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, रिजल्टिंग इन स्पाइनल स्टिफनेस। इसके रिजल्ट में क्या होता है, स्पाइन जो है स्पाइनल स्टिफनेस हो जाता है, स्पाइन जो है हम इजीली मूव नहीं कर सकते, डिफ़िकल्टी होगा, रिड्यूस मोबिलिटी, मूव करने की जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेम्बो स्पाइन अपीयरेंस ऑन द एक्सरे। तो एक्सरे में क्या होगा, एक्सरे में क्लियरली दिखेगा कि जो स्पाइन होता है, स्पाइन बेम्बो की तरह स्ट्रेट दिखेगा। एक्सरे में क्लियरली दिखेगा कि स्पाइन जो है, स्पाइन बेम्बो की तरह स्ट्रेट दिखेगा और स्टिफनेस हो जाएगा। मूव करने की एबिलिटी कम हो जाता है, स्पाइनल स्टिफनेस हो जाता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेम्बो स्पाइन कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। ये एक्सरे में क्लियरली दिखता है। जब ये इन्फ्लामेशन क्रोनिक टाइम के लिए होता है तो ये बेम्बो स्पाइन एक्सरे में क्लियरली दिखने लगता है। तो बाद में हम देखेंगे कि डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोसिस करने से पता चलता है। ये जो स्पाइन है, स्पाइन में एक्सरे में क्लियरली दिखेगा कि ये स्पाइन बेम्बो की तरह स्ट्रेट है। तो अभी हम देखते हैं कि डायग्नोसिस मतलब क्या क्या डायग्नोसिस करने से पता चलता है कि स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव, उस पर्सन का जिन में क्या होगा, HLA-B27 स्पेसिफिक मार्कर प्रेजेंट होगा। एक्सरे MRI शोज बेम्बो स्पाइन। तो एक्सरे और MRI करने से क्लियरली दिखेगा कि स्पाइन जो है बेम्बो की तरह स्ट्रेट है। नॉर्मल ESR रेट इंक्रीज होगा, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इंक्रीज होगा। ये ब्लड में इंक्रीज होने का मतलब है कि इन्फ्लामेशन की रेट ज़्यादा है। नॉर्मल रेंज से ESR एंड CRP की जो रेट है, इसका अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट पार्ट। तो स्पॉन्डिलाइटिस होने से क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सेन, इबुप्रोफेन, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। वर्टेब्रे में जो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो पेन होता है, इस पेन को कम करने के लिए NSAIDs ड्रग्स दिया जाता है। इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर NSAIDs ड्रग्स देने पर भी क्या पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो डीमर्स ड्रग दिया जाता है। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स यानी कि सल्फाज़ोलाइन मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स दिया जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट सीवियर केसेस में दिया जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट जो है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स का ही क्लासिफिकेशन है। ये न्यू स्टैंडर्ड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है। तो स्पॉन्डिलाइटिस के सीवियर केसेस में दिया जाता है इटानरसेप्ट, इन्फिक्सिमेब ड्रग्स दिया जाता है। यह हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी पढ़ चुके थे कि बायोलॉजिकल एजेंट जो है डीमर्स के क्लासिफिकेशन है। फॉर सपोर्टिव,
तो सपोर्टिव के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स दिया जाता है शॉर्ट कोर्स के लिए, और फिजियोथेरेपी दिया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, एंड फिजियोथेरेपी दिया जाता है। पेन रिलीफ एंड मसल रिलैक्सेंट, पेन को कम करने के लिए एनेसाइटिस नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स दिया जाता है, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। पेन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि बैक में बहुत पेन होते हैं, इसको रिलीव करने के लिए, पेन को कम करने के लिए इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन दिया जाता है। मसल रिलैक्सेंट, जो स्पाइन जो है रिजिड हो जाता है, हाँ, स्पाइन के जॉइंट जो है रिजिड हो जाता है, और स्पाइन की सर्वेंट जो मसल होता है, ये मसल भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। इस मसल को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स। तो ये वर्टेब्रे के सराउंडिंग जो मसल होगा, ये मसल भी रिजिड हो जाएगा, मसल भी टाइट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो मसल रिलैक्सेंट के लिए साइक्लोबेंजाप्रिन ड्रग्स दिया जाता है। इन सीवियर केसेस सर्जरी में बी नेसेसरी टू करेक्ट स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, सीवियर केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है टू करेक्ट स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। जो स्पाइन में जो बोन होता है वर्टेब्रे बोन, इस बोन की नॉर्मल अलाइनमेंट चेंज हो जाते हैं, तो इस बोन की जो अलाइनमेंट है उसको सही करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए सर्जरी किया जाता है, और रिप्लेस डैमेज जॉइंट सच एस हिप और नी जॉइंट, डैमेज जॉइंट को रिप्लेस करने के लिए भी सर्जरी किया जाता है। हिप और नी की जॉइंट में भी डैमेज हो जाते हैं, तो इस डैमेज जॉइंट को रिप्लेस करने के लिए सर्जरी किया जाता है। जब कार्टिलेज डिग्रेड हो जाते हैं नी और हिप के जॉइंट में, और हिप के जॉइंट में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो इस कार्टिलेज जब डिग्रेड होता है तो बोन की टिश्यू डैमेज हो जाता है। इस बोन टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए भी सर्जरी किया जाता है। तो सर्जरी रिप्लेस डैमेज जॉइंट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स नहीं दिया जाता, सिर्फ सपोर्टिव केयर और माइल्ड क्योर के लिए दिया जाता है। पहला तो है कि एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन में। एक्सरसाइज डेली प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा। फिजियोथेरेपी भी लेना होगा। वेट कंट्रोल, पर्सन को वेट कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि जो ओवर वेटेड पेशेंट होता है, जो सर्कुलर रीजन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और वेट बेरिंग पार्ट होता है ये। और ओबेसिटी के केस में, लाइक ओवर वेटेड के पेशेंट में क्या होता है, वेट की जो लोड होता है डायरेक्ट सर्कुलर रीजन पर ज़्यादा पड़ता है, इसके वजह से ऑर्सनिंग कंडीशन में जा सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन जो है ऑर्सनिंग कंडीशन में जा सकता है। पोस्चर करेक्शन, ऑलवेज गुड पोस्चर को मेंटेन रखना चाहिए, झुक कर बैठना नहीं चाहिए। हीट एंड कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी स्टिफनेस के लिए दिया जाता है, एंड कोल्ड थेरेपी जो है, कोल्ड थेरेपी पेन एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए, जैसे आइस पैक दिया जाता है। अवॉइड स्मोकिंग, और स्मोकिंग को अवॉइड करना है। स्मोकिंग अगर स्पॉन्डिलाइटिस केसेस में अगर स्मोकिंग करते हैं तो फिर स्पॉन्डिलाइटिस जो है वर्सनिंग कंडीशन में जा सकता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। सो इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।